हाँ जी बेटा, सो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग। आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है बेटा, डीप इलास्टिक स्कैटरिंग की बात होती है, DIS। तो इस डीप इलास्टिक स्कैटरिंग में हमें पता चलता है कि जो प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें कौन सा पार्टिकल यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मोस्टली फोटोन यूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं। उसकी सफिशिएंट वेवलेंथ होनी चाहिए, वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए, तभी आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो एनर्जी जो वेवलेंथ है, इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द प्रोटोन। जो आप प्रोटोन या न्यूट्रॉन के साइज के बराबर आपकी जो वेवलेंथ है उसकी होना चाहिए। अदरवाइज अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसको डिटेल्स वगैरह वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा जो इंसिडेंट पार्टिकल है। तो इसी वजह से हमारे पास वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगी बेटा, एनर्जी कम हो जाएगी। अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अगर स्मॉल थिंग को प्रूव करना है, प्रोटॉन को प्रूव करना है जिसका जो डायमीटर वेरी वेरी स्मॉल होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए हमें लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर वगैरह बिल्ड करने पड़ते हैं, लार्जर एक्सेलेरेटर हमें चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको पार्टिकल को देनी पड़ती है। तो इसीलिए हायर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स या एक्सेलेरेटर फैसिलिटीज हमें डिजाइन करनी पड़ती है सो एज टू प्रोब स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन स्कैटरिंग है E+N, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप उसको स्कैटरिंग करवाएंगे तो मोस्टली इनइलास्टिक स्कैटरिंग हो जाती है। तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग, हम डीप इनइलास्टिक स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है, वो न्यूक्लियन के अंदर चला जाएगा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको तभी देख पाएगा भी उसके अंदर क्या क्या है, वहां पे क्वार्क्स एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, न्यूक्लियन का मोमेंटम, आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड जो डिके पार्टिकल है, सॉरी आफ्टर द इंटरेक्शन हमारे पास जो पार्टिकल है जो उसका कंबाइंड मोमेंटम है, दैट इज P ऑफ n, वो वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। X कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, इट कैन बी न्यूक्लियन एज सच। इलास्टिक है, डीप इलास्टिक है, वो लेटर ऑन से जी में बात करते जाएंगे। फिलहाल की घड़ी इसको हमने X के साथ लिखा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। तो X क्या हो सकता है, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू M के बराबर होता है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी को मास के साथ इक्विवेलेंटली डिजाइन करके चलते हैं, उसको मान के चलते हैं कि एनर्जी को हम M मास के साथ इक्विवेलेंटली ले सकते हैं। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो भी क्रिएट हो सकते हैं फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोजन भी क्रिएट हो सकते हैं, हमारे पास पायॉन्स भी, मिजॉन्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका मोमेंटम चेंज हो सकता है, और जो न्यूक्लियन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास फाइनल स्टेट का हाइड्रोजन जो है उसका जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम चेंज हो सकता है, या कुछ भी ऐसी कोई चीजें हमें देखने की कोशिश करेंगे। टर्मिनोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। जो इंसिडेंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटगोइंग पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम डिफरेंट रहेगा, एनर्जी डिफरेंट रहेगी। एनर्जी ट्रांसफर कितना है, मोमेंटम ट्रांसफर कितना है, ब्लॉक के साथ हमने न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, बिकॉज प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, उसकी वजह से हमने उसको ब्लॉक के साथ इंटरप्रेट किया है। उसका जो इनवेरिएंट मास ऑफ द फाइनल स्टेट उसको हमने W² के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। और जो एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर को हमने न्यू के साथ रिप्रेजेंट किया है। जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स वगैरह दे रखे हुए हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम ट्रांसफर है, फोर मोमेंटम ट्रांसफर है, दैट कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ Q एंड K माइनस K प्राइम लिख सकते हैं, या P माइनस P प्राइम लिख सकते हैं। और ऐसी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। जो प्रोटॉन है उसको हम मान के चलते हैं एट रेस्ट, इसीलिए हम इसमें क्या लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन और न्यूक्लियन, उसको रेस्ट मास के कॉरेस्पॉन्डिंग M लिखा हुआ है, एंड फ्री मोमेंटम जो है उसको 0 लिखा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, जो जो आपके पास E के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो फ्री मोमेंटम है दैट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ K। ये सारे का सारा पार्ट आपके पास ऐसी चीजें आपको देखने के लिए बेटा मिल जाएंगी। तो ये सारी सर चीजें ये आपको, W क्या है? हाँ जी बेटा, W समझा नहीं बेटा। सर ये W स्क्वायर इक्वल्स टू PM बेटा ये स्क्वायर। इनवेरिएंट मास ऑफ द फाइनल स्टेट है। देखिए आप इसमें फाइनल स्टेट आपकी कुछ भी हो सकती है, इट में लीड टू, बिकॉज स्कैटरिंग हो रही है, डीप इन इलास्टिक है, डीप इन इलास्टिक होने की वजह से आपकी जो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी सफिशिएंटली हाई रहेगी। तो एनर्जी को हम मास इक्विवेलेंट के लेके चलते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास जो फाइनल हाइड्रोनिक स्टेट है वो भी क्रिएट हो सकती है। हमारे पास लैम्डा पार्टिकल भी क्रिएट हो सकते हैं, सिग्मा पार्टिकल भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास पार्टिकल्स भी वहां पे आ सकते हैं। तो वहां पे क्या लिख सकते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट शुड बी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्विवेलेंट टू फाइनल स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब एनर्जी
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉलो होना चाहिए। तो वहीं से हम इसको लेके चलते हैं कि फाइनल स्टेट का जो इनवेरिएंट मास है वो इसको हम डब्ल्यू स्क्वायर के साथ लेके चलते हैं, मतलब इतना तो हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मोमेंट मास है, मास भी इक्विवेलेंटली जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। तो वहीं से निकल के आता है कि इनवेरिएंट मास होना चाहिए फाइनल हाइड्रोनिक स्टेट का, बिकॉज हमने इसको एनीथिंग लिखा हुआ है, हमने उसको कुछ भी डेजिग्नेट नहीं किया। पायन निकले हैं कि हमारे पास हेड्रॉन्स निकले हैं, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए हम उसको इनवेरिएंट मास लेके चलते हैं। तो इसको हम पी एन स्क्वायर के साथ डिनोट किया हुआ है, इसको इनिशियल मोमेंटम के कंपैरेटिवली हमने लिखा हुआ है। तो इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम कितना है बेटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, दिस इज प्रोटॉन, प्रोटॉन का मोमेंटम पी हो गया। ऊपर से मोमेंटम फ्लो हो गया, कितना है बेटा 4 मोमेंटम ट्रांसफर दैट इज क्यू। फाइनल कितना होना चाहिए, पी प्लस क्यू, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ लग गई होंगी। सो P प्लस क्यू इज नथिंग बट द मोमेंटम ट्रांसफर्ड एज वेल एज इनिशियल मोमेंटम, दोनों के बराबर होना चाहिए वो, जस्ट लाइक 2 + 2 = 4 होना चाहिए। 2 इधर से आ गया, 2 ऊपर से आ गया, तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। दैट्स होल स्टोरी। सो हमने मान के चला है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉइंट लाइक पार्टिकल होते हैं, डार्क पार्टिकल होते हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसीलिए हमने उसको डॉट के साथ लिखा हुआ है। प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर इसीलिए लिख लिया होती है, तो इसीलिए हमने उसको ब्लॉब के साथ लिखा हुआ है। ब्लॉब मतलब एक गोला सा लगाया हुआ है उसकी जगह पे। तो काफी सारा लिटरेचर स्टडी किया था हमने, काफी सारी मैथमेटिक्स स्टडी की थी। 4 जो इनवेरिएंट मास है पी प्राइम स्क्वायर के साथ, दैट विल बी रिटन एज पी प्लस क्यू। तो ये वाली चीज आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगी कि इंसिडेंट पार्टिकल का मोमेंटम और जो मोमेंटम आपका ट्रांसफर हुआ है दैट इज क्यू, दोनों का सम जो रहेगा दैट विल बी गिवन एज P प्लस क्यू। इट इज रिटन एज 4 जो इनवेरिएंट मास है वो डब्ल्यू स्क्वायर के साथ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इनवेरिएंट मास ऑफ द फाइनल हाइड्रोनिक स्टेट वो इसके बराबर रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द डीप इलास्टिक स्कैटरिंग बिकॉज एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने क्यू स्क्वायर को 4 मोमेंटम का जो स्क्वायर है उसको माइनस क्यू स्क्वायर के साथ इंटरप्रेट किया था। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्यू माइनस क्यू स्क्वायर है, जब वो राइट हैंड साइड के ऊपर जाएगा तो उसको हम इंटरप्रेट करेंगे। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने दो इक्वेशंस प्रेजेंट की थी लास्ट टाइम कि हमारे पास 4 मोमेंटम्स के जो इनवेरिएंट मास का स्क्वायर है दैट विल बी रिटन एज माइनस कैपिटल एम स्क्वायर प्लस 2 * P नॉट प्राइम * M माइनस क्यू स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग। एम क्या है बेटा, प्रोटॉन का रेस्ट मास है यहाँ पे, उसको याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ये वाली पार्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। इनवेरिएंट मास इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर कितना है बेटा, एनर्जी ट्रांसफर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, आउटगोइंग पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, तो एनर्जी ट्रांसफर कितना रह जाएगा, E माइनस E प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसको न्यू के साथ लिखा हुआ है, H नहीं लिखा हुआ बिकॉज H हमारे हमने यहाँ पे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग नेचुरल यूनिट यूज किए हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका है बेटा, इसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन P * Q डिवाइडेड बाय M के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सारे का सारा पार्ट आपने डिजाइन करके अल्टीमेटली P नॉट प्राइम जो है इट इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर न्यू प्लस रेस्ट मास दैट इज कैपिटल M के साथ लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो यू कैन यूज के डब्ल्यू स्क्वायर जो है माइनस एम स्क्वायर प्लस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में थोड़ा सा बैक जाता हूं, इसको देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, प्लस 2P नॉट प्राइम M माइनस क्यू स्क्वायर, 2P नॉट प्राइम M माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये वाला एक इक्वेशन थी आपके पास। दूसरी है कि P नॉट प्राइम इज इक्वल टू न्यू प्लस M के साथ दे रखी है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बेटा फीड आउट कर देते हैं। बाकी सारे का सारा पार्ट हम ऐसे चूज करते हैं। जब आप इसकी वैल्यू वगैरह फीड आउट करोगे तो आपकी कुछ ना कुछ पैरामीटर यहाँ पे कैंसिल होने चाहिए। ये वाली जो फैक्टर जो है 2M स्क्वायर से 1M स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो आपके पास एक ही फैक्टर बचेगा। तो इनवेरिएंट मास इन टर्म्स ऑफ द नोन क्वांटिटीज, इनवेरिएंट मास जो है आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास रेस्ट मास पता है, आपके पास एनर्जी एक्सचेंज जो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो आपको पता है, उसके साथ क्यू स्क्वायर आपको पता है, मोमेंटम ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग वो सारे के सारा पार्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फॉर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग क्या रहता है बेटा, इलास्टिक स्कैटरिंग में आपके पास कुछ भी चेंज नहीं होता, मतलब इनवेरिएंट मास इज जस्ट द रेस्ट मास as no new particles are created, electron plus nucleon it will lead to electron plus न्यूक्लियन। कोई रेस्ट मास क्रिएट एक्स्ट्रा पार्टिकल क्रिएट नहीं रहेगा,
तो फोर मोमेंटम ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम ट्रांसफर भी नहीं होगा यहाँ पे, मोस्टली नो पार्टिकल्स आर क्रिएटेड, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इनवेरिएंट मास और कुछ नहीं होगा, रेस्ट मास के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू स्क्वायर को आप एम स्क्वायर के साथ रिलेट कर दीजिए, तो एम स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यू इनटू एम आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया गया था, थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। क्यू स्क्वायर को हमने फोर मोमेंटम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर के साथ लिखा गया, तो नेगेटिव साइन यहीं पे जस्टिफाई हो जाता है। तो क्यू स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू 2 न्यू इनटू एम के साथ आता है, जिसको हम बजारगन स्केलिंग वेरिएबल के साथ भी लिखते हैं, व्हिच इज रिटन एज x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 न्यू इनटू m, इट इज इक्वल टू 1। मतलब x की वैल्यू जो होती है वो 1 हो जाती है फॉर द केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको आप बजारगन स्केलिंग वेरिएबल भी कह सकते हैं। लाइटेस्ट पार्टिकल, उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास इलास्टिक स्कैटरिंग नहीं है तो उस केस में आपके पास क्या आ जाता है बेटा, कि आपके पास आएगा कि इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या हो सकती है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग में कोई ना कोई पार्टिकल तो आपके पास क्रिएट होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाता है कि बेटा आपके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियन क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्राइम, मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ एनर्जी चेंज होगी, या फिर एक कम से कम एक पायन तो वहां पे निकल के बाहर आएगा ही आएगा। अगर पायन निकल गया तो बाकी जो पोर्शन बचा है वो किसी और चीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट एक पायन तो यहाँ पे बनेगा एटलीस्ट इन इलास्टिक स्कैटरिंग अगर बात करें। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इन इलास्टिक स्कैटरिंग, मतलब पायन्स बनाने के लिए एटलीस्ट कितनी एनर्जी चाहिए। सो रेस्ट मास जो है, रेस्ट मास शुड बी इक्वल टू इंसिडेंट मास और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास ऑफ द पायन के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले क्या लिखा हुआ था, इट वाज जस्ट इक्वल टू इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए इसके बराबर होना चाहिए था, रेस्ट मास के बराबर। लेकिन अगर आपने पायन क्रिएट करना है तो उसके मास भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे। इनवेरिएंट मास इसके बराबर होना चाहिए, तभी आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली हम क्यू स्क्वायर फोर मोमेंटम स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप प्लॉट करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 न्यू एम इनटू, इसको हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू 1, मतलब ये इलास्टिक लिमिट आ जाती है अगर इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जैसे जैसे आपके हायर एंड हायर पार्टिकल क्रिएट होते जाएंगे तो ये वाली जो कर्व है वो डिप करती जाएगी। इसको आप देख सकते हैं कि आपकी जो कर्व है, जैसे जैसे हायर नंबर ऑफ पार्टिकल क्रिएट होंगे, पायन्स होंगे, एक पायन बना, 2 बने, 3 बने, 4 बने, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द लिमिट कि आपके पास पार्टिकल लिमिट कितनी है, आपके पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है, तो ये वाली कर्व नीचे की नीचे डिप करती जाएगी। तो इन इलास्टिक लिमिट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वेरियस लाइंस फॉर वेरियस पार्टिकल्स, तो पायल्स क्रिएट हो रहे हैं या हाइड्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास ऐसी कर्व आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट अपर लिमिट वहां पे x इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना चाहें वो भी आप निकाल सकते हैं। तो डबल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डबल डिफरेंशियल मतलब d2 बाय dx स्क्वायर वाला फॉर्मुलेशन। तो डबल डिफरेंशियल ऑफ द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विद रिगार्ड टू एनर्जी एंड सॉलिड एंगल, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला फैक्टर आप देख सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। इट विल बी रिटन एज अल्फा स्क्वायर बाय क्यू रेज़ टू पावर 4। क्यू आपका 4 मोमेंटम ट्रांसफर है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर जो है दैट इज ई प्राइम डिवाइडेड बाय ई के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। इलेक्ट्रॉन करंट आ गया एल ऑफ म्यू न्यू, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डब्ल्यू फैक्टर है वो भी आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू ऑफ म्यू न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास फैक्टर आ जाएंगे। एक कोवेरिएंट है, कॉन्ट्रावेरिएंट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टेंसर और हाइड्रोनिक टेंसर, इलेक्ट्रॉनिक टेंसर जो है पॉइंट लाइक रहेगा, हाइड्रोनिक टेंसर जो है वहां पे आपके पास एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। अब अल्फा जो है फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट यहाँ पे दे रखा है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। ये हमें पता है कि हमारे पास जब हम करंट इंटरेक्शन करवाते हैं, न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, इसकी एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे जो हाइड्रोनिक वेव फंक्शन रहेगा, हाइड्रोनिक टेंसर रहेगा, वहां पे हमारे पास फॉर्म फैक्टर यहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो हमें पता है ये चीज एग्जिस्ट करेगी। तो फॉर्म फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये वाली फैक्टर आप इसको लिख सकते हैं। तो डबल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है अगर आप सॉल्व करके देखें तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ई स्क्वायर इनटू sin रेज़ टू पावर 4 थीटा बाय 2 इनटू 2 w1। आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शंस w1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएंगे, sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस w2 sin cos स्क्वायर थीटा बाय 2। आप इसको ऐसे ही डाइजेस्ट कर लेंगे तो फार बेटर रहेगा, अदरवाइज चैंगली की बुक में सारा लिटरेचर दे रखा है, वहां से ले सकते हैं।
So a measurement of this of the cross section yields information about the structure function. अगर हम इस फैक्टर को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये वाली चीजें पता चल जाएंगी W1 एंड W2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, बिकॉज एनर्जी हमें पता है, एंगल हमें पता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग W1 एंड W2 हम निकाल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर फंक्शन हमें पता चल जाएगा विच आर दी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्वांटिटीज कैरेक्टराइजिंग द रिस्पांस ऑफ द टारगेट न्यूक्लियन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब चार्ज पार्टिकल जब आपके न्यूक्लियन को हिट करेगा तो क्या क्या निकलेगा, मतलब वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो W1 एंड W2 हमें यहाँ से ही पता चलेंगे। To get some feeling about the structure functions, we first consider special case where final hadronic state is also a nucleon. तो final state में मतलब सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फाइनल स्टेट है वो भी हेड्रॉन ही निकल रही है, तो दैट में भी n प्राइम और समथिंग लाइक दैट, वहां पे भी कुछ ऐसी ही हेड्रॉनिक स्टेट देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे ही न्यूक्लियन हमारे पास कोई प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, जो आपके पास फाइनल स्टेट का जो मोमेंटम है, मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग रेस्ट मास होना चाहिए, दैट विल बी रिटन एज m स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन एटलीस्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए, जैसे मैंने g ऑफ G1 G2 लिखा था, उसी तरह से g ऑफ E मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फैक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फैक्टर, उनको आप एज सच यूज कर सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर फंक्शन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फंक्शन है जिनको आप यूज करेंगे। So these are electric and magnetic form factors respectively. अगर आपके पास फाइनल स्टेट भी हेड्रॉन होती है तो आपके पास ऐसे स्ट्रक्चर फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे अगर आप लिटरेचर को स्टडी करेंगे। द इलास्टिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन क्रॉस सेक्शन, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शन आएगा वो भी इस टर्मिनोलॉजी में आपके पास सामने देखने के लिए मिलेगा। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज सच ग्रास्प करके यूज कर सकते हैं बेटा। दस इलास्टिक, अगर आपके पास इलास्टिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर स्कैटरिंग हो सकती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होता है इट विल यील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फॉर्म फैक्टर। मतलब अगर आपके पास E प्लस एन इज इक्वल टू E प्लस एन बार ऐसा कुछ निकल रहा है तो ऐसी कोई इंटरेक्शन हो रही है तो आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फॉर्म फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। तो जो आपके पास W1 एंड W2 निकले थे वहां से आपको पता चलेगा कि आपके पास G ऑफ E क्या है एंड G ऑफ M क्या है। तो एक्सपेरिमेंटली अगर आप इसकी वैल्यू वगैरह फाइंड आउट करें फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन, मतलब E प्लस P इज इक्वल टू जो फाइनल स्टेट क्या है E इज इक्वल टू E प्लस P इज इक्वल टू E प्लस P प्राइम। तो ऐसी कोई इंटरेक्शन अगर आपके पास हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो G ऑफ E है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो आपके पास फॉर्म फैक्टर है that is written in terms of magnetic form factor and उसके corresponding इसको K of P के साथ इनको relate किया जा सकता है। तो अगर आप experimentally features को verify करें which is given by 1 by 1 minus q square divided by 0.7 GeV square raised to power 2, मतलब जो आपके पास factor रहेगा it will be approximately proportional to 1 divided q raised to power 4 के dependency आ जाएगी अगर आप इसको relate करने की बात करेंगे। तो I am not going into much details, only surface scratching or basic information that is what I am providing to you, जितनी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड है। तो आपके पास K ऑफ P क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द प्रोटॉन। तो यहाँ पे K ऑफ P मैग्नेटिक मोमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंड करता है बिकॉज मैग्नेटिक फैक्टर आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैक्टर, दोनों को रिलेट कौन करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर रिलेट करेगा। इफ प्रोटॉन वर पॉइंट लाइक पार्टिकल, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है, बेसिक्स क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे कि अगर प्रोटॉन जो है वो पॉइंट लाइक होता, स्ट्रक्चरलेस होता, हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फैक्टर दोनों ही बराबर होते, तो बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर है तो कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सो दस नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंस ऑफ 1 by q square in the above equation indicates the structure of the proton, and for large momentum transfer values elastic cross section falls off rapidly as 1 by q raised to power 4। मतलब अगर आपके पास अगर स्ट्रक्चर फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी 1 by q raised to power 4 की आएगी, which is not possible if आपका अगर आपका जो प्रोटॉन है वो पॉइंट लाइक है। मतलब यहां से भी पता चल जाएगा कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो पॉइंट लाइक नहीं है। लेकिन अगर आप इनइलास्टिक स्कैटरिंग की बात करें फॉर द फाइनल स्टेट्स अदर देन द न्यूक्लियन ऑल बिहेव्ड मच लाइक द इलास्टिक क्रॉस सेक्शन। सो अगर आपके पास इनइलास्टिक क्रॉस सेक्शन जो है फॉर द फाइनल स्टेट व्हिच आर नॉट न्यूक्लियंस बट ऑल बिहेव्ड मच लाइक द इलास्टिक क्रॉस सेक्शन, वी वुड एक्सपेक्ट देम टू फॉल ऑफ रैपिडली फॉर लार्जर q square। द सरप्राइज दैट experimentally these cross sections for large final state invariant mass seem to have much more moderate dependence on q square। अगर फाइनल स्टेट हेड्रॉन की बजाय कुछ और हो रही है यहाँ पे जिसमें
स्कैटरिंग हो रही है तो उसके इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंस है वो क्यू रेस्ट पावर क्यू स्क्वायर के ऊपर नहीं है, क्यू फोर के ऊपर नहीं है, रादर देन मॉडरेट डिपेंडेंस है, मतलब उसकी जो डिपेंडेंसी है रैपिड फॉल नहीं आ रहा है, रादर देन आपके पास स्मूथ फॉल देखने के लिए मिल रहा है, ऐसे फॉल देखने के लिए मिल रहा है रादर देन दिस थिंग. So this leads to the idea that there must be some point-like constituents inside the nucleon, much as large angle scattering of alpha particle in the Rutherford. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है. तो आपके पास अगर आपके पास जो प्लॉट है वो ऐसा नहीं आ रहा है, रादर देन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपके पास पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है. मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि अगर आपके पास ऐसा रैपिड फॉल देखने के लिए मिलता है दैट इज डिफरेंट थिंग, वो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है. अगर आपके पास मॉड क्रॉस सेक्शन के ऐसा कुछ दिखाई देता है वो पॉइंट लाइक होता है. तो पॉइंट लाइक की अगर ऐसी कोई चीज दिखाई देती है तो मतलब वहां पे अंदर कुछ ना कुछ वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा. प्रोटॉन के अंदर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपके पास ऐसा फीचर आ रहा है रादर देन दिस थिंग. तो अगर आप प्रोटॉन के बाहर स्कैटरिंग करवा रहे हैं तो आपके पास ऐसा फीचर आ रहा है, अगर प्रोटॉन के अंदर स्कैटरिंग देख रहे हैं तो आपके पास ऐसा फीचर आ रहा है. तो मतलब बाहर से देखेंगे तो प्रोटॉन की स्ट्रक्चर दिख रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोटॉन के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे क्वार्क पड़े हुए, तो क्वार्क जो पॉइंट लाइक है उसकी वजह से जो स्कैटरिंग आ रही है वो पॉइंट लाइक आ रही है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट लाइक पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. So it suggests that the charge of the target atom was concentrated in the point-like न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियन है प्रोटॉन है उसके अंदर भी पॉइंट लाइक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर चार्ज कंसंट्रेटेड है. तो दीज स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियन वर कॉल्ड पार्टन्स. इनको पार्टन बोला गया था. So proper description of the parton model will be given after making precise statements of the deep inelastic scattering behavior in terms of Bjorken scaling variable. इसके बारे में जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो तब पता चलेगी जब आप Bjorken scaling के वेरिएबल्स की बात करेंगे. तो यहाँ से Bjorken scaling आ जाती है. एक चीज ये बता दूं बेटा, जब Bjorken scaling है ये इंडिपेंडेंटली भी आपको 6 मार्क्स में आपके साथ देखने के लिए मिल सकती है आपको एग्जाम में, या फिर जो डीप इलास्टिक स्कैटरिंग है वो एज सच 12 नंबर की आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी. आई होप आपको चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो गई होंगी कि हमारे पास जो आपके पास डाटा आ रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा वो ऐसा नहीं है. न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन के अंदर देखेंगे तो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, लेकिन वो भी आपको डिफरेंट चीजें है. वहां पे भी स्लोप भी स्लोप्स वगैरह देखने के लिए मिलेगी. वहां पे भी 3 फॉक्स है, 4 है, 5 है, वहां पे अब आपको देखने के लिए मिलेंगे. लेकिन वो डिटेल्ड ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा. आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट योर लिटरेचर और योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने x इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इनटू म्यू इज इक्वल टू 1. वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? वो इलास्टिक लिमिट को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है. सो द रेंज ऑफ x यहाँ पे क्या है? x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है. सो x ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इलास्टिक लिमिट क्या रहती है? मैक्सिमम जो रहेगा दैट विल बी 1, एंड जो इन इलास्टिक के कॉरस्पॉन्डिंग x विल ऑलवेज बी लेस देन 1 और इट विल बी ग्रेटर देन 0. मतलब उसकी लिमिट जो रहेगी 0 एंड 1 के बीच में रहेगी, मतलब इससे ज्यादा वो गेन नहीं कर पाएगा. सो नोट दैट इलास्टिक स्कैटरिंग कॉरस्पॉन्ड टू x इज इक्वल टू 1. तो इस सारे का सारा पार्ट मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है. तो एनर्जी ट्रांसफर के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे ये मोमेंटम ट्रांसफर के कॉरस्पॉन्डिंग था. एनर्जी ट्रांसफर के कॉरस्पॉन्डिंग हम आपको एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं दैट इज फ्रैक्शनल एनर्जी ट्रांसफर, मतलब कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है पर यूनिट एनर्जी. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग E माइनस ई प्राइम है डिवाइडेड बाय E कर देते हैं तो 1 माइनस ई प्राइम डिवाइडेड बाय E का फैक्टर आपके पास यहाँ पे आ जाता है. मतलब फ्रैक्शनल एनर्जी ट्रांसफर जो है, फ्रैक्शनल ऑफ इनिशियल एनर्जी कितनी फ्रैक्शन कितने परसेंट इनिशियल एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है उसको हम y पैरामीटर के साथ डिनोट कर देते हैं. एंड इट इज आल्सो लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 बिकॉज इट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस ई प्राइम डिवाइडेड बाय E. ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? E प्राइम विल बी इक्वल टू E. तो उस केस में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू 0. अगर कम से कम होगा तो E प्राइम 0 हो जाएगा, तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. तो 1 और 0 के बीच में ये लाई करेगा. तो इसमें केस में क्या हो गया? तो हमारे पास मोमेंटम ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर के कॉरस्पॉन्डिंग दो पैरामीटर हो गए व्हिच आर गिवन एज x एंड y, एंड दोनों 0 एंड 1 के बीच में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं. So these are Bjorken scaling variables. We can rewrite the differential cross section in this form. तो जो हमारे पास differential cross section दे रखा था जिसको हम स्टडी कर रहे थे corresponding to my deep inelastic scattering, उसको आप rewrite कर सकते हैं in terms of Bjorken variables.
तो these are x and y variables, जिसको आप लिख सकते हैं 8 pi into alpha square me x square y square x y square into f1. These are the structure functions 1 minus y minus m into x y divided by 2e into f2. डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल में देख लीजिए आप, या फिर इंटरनेट पे आपको किसी न किसी प्रोफेसर का अच्छा लेक्चर मिल जाएगा, तो वहां पे आपको लिटरेचर कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन वो भी मोस्टली यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन यूज करते हैं, बिकॉज डिटेल्ड कैलकुलेशन में कोई भी नहीं जाना चाहता। सो वेयर आपके पास m into w1 जो स्ट्रक्चर फंक्शन है w1 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f1 लिखा हुआ है, न्यू into w2 जो है f2 लिखा हुआ है। तो जो एनर्जी ट्रांसफर है वो आपके पास कहाँ से आता है बेटा, f2 के साथ आता है। जो f1 है वो जो रेस्ट मास के साथ आ रहा है वो मोमेंटम ट्रांसफर को ज्यादा डील करेगा। सो dx into dy वो फ्रैक्शनल एनर्जी ट्रांसफर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल पैरामीटर है e प्राइम डिवाइडेड बाय e, वो सारे के सारे पैरामीटर आप वहां से डिनोट करके यूज कर सकते हैं। तो बजॉर्गन स्केलिंग स्टेटमेंट क्या है इसकी, बिकॉज ये आपको 2 नंबर में भी आ जाएगा एग्जाम में। बजॉर्गन स्केलिंग क्या रहेगा, बजॉर्गन स्केलिंग इज द स्टेटमेंट दैट इन द लार्ज क्यू स्क्वायर लिमिट लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर लिमिट, इसको याद रखना, लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर लिमिट के कॉरेस्पॉन्डिंग विद एक्स फेस्ड। तो एक्स को हमने फिक्स कर दिया, मतलब वो जो लिमिट है इलास्टिक लिमिट है इन इलास्टिक लिमिट है उसकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी। देन जो आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन रहेंगे दीज आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। तो यहाँ पे जो अगर आपने लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर की बात की, एक्स को फिक्स कर दिया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर फंक्शंस जो रहेंगे they will be dependent only on x per variable rather than y variable। y variable एनर्जी ट्रांसफर के साथ डील करता है। So in the large momentum transfer that is q square tending towards infinity and keeping the x fixed, जो आपके पास स्ट्रक्चर फंक्शन रहेंगे x एंड y के कॉरेस्पॉन्डिंग वो will be dependent only on the x पैरामीटर। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आप याद रख के 2 मार्क्स ले सकते हैं, एग्जाम में आपको आएगा ये। तो dimensionless structure functions become independent of any mass scale। तो इसकी जो इन फिजिकल सिग्निफिकेंस है, मतलब दी डायमेंशनलेस स्ट्रक्चर फंक्शन, स्ट्रक्चर फंक्शन हमेशा ही डायमेंशनलेस होते हैं बिकॉज दीज आर नंबर्स। तो दीज डायमेंशनलेस स्ट्रक्चर फंक्शंस डिपेंड दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मास स्केल। तो मास के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं करेंगे आपने कौन सा स्केल यूज किया हुआ है, they will become independent। The functions f are called scaling functions। Experimentally Bjorken scaling seems to be obtained for a rather modest value of q square greater than or equal to 2 GeV square। मतलब इस लार्ज मोमेंटम ट्रांसफर मतलब q स्क्वायर एक मिनिमम वैल्यू इसकी ज्यादा होना चाहिए, सो विच विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 GeV स्क्वायर के साथ। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे, इस एनर्जी के साथ आप जाएंगे तो इसकी एटलीस्ट आपको ये वाली स्केलिंग देखने के लिए मिल जाएगी। आपके जो स्ट्रक्चर फंक्शन होंगे वो आपके ओनली एक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे रादर देन एनी अदर थिंग, ओनली बाकी चीजें वो छोड़ देगा, उसकी स्केलिंग आपके हो जाएगी, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। एक्सपेरिमेंटली एविडेंस वगैरह बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखिए। उसके अलावा हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे होता है, एक्स एंड वाई वेरिएबल को कैसे डील किया जाता है, वो वाला पार्ट हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग डील करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेक्चर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस।